हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता रोहित पवार हैं। आपने एक मुद्दा उठाया हुआ है, आप लगातार एक्स पर पोस्ट भी कर रहे हैं। क्या दिक्कत है आरती साठे, अगर उन्हें उच्च न्यायालय का जज मनोनीत किया जाता है, कॉलेजियम उन पे मुहर लगाता है, दिक्कत कहाँ है? देखो, आरती साठे इनको मैं पर्सनली जानता नहीं, लेकिन अगर आप आज की पॉलिटिकल सिचुएशन अगर देखो तो यहाँ पे अगर एक आध व्यक्ति जो एक आध पक्ष का भूमिका लेता था या लेती थी, जो 2024 तक एक पदाधिकारी थी भाजपा की, तो उनको अगर आप वहां पर रेकमेंड करते हो जज के लिए, तो थोड़ा सा डर ऐसे लगता है कि आगे जाके समझो कुछ ऐसे विषय होते हैं कि जो सरकार के विरोध में होते हैं या हमारे विरोध में होते हैं, जो हम सत्ता विरोध के लोग हैं, तो आगे जाके हमको न्याय नहीं मिल सकता, या जो विषय सरकार के विरोध में होता है तो वहां पे इजीली उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, ऐसे हम सबको लगता है। और दूसरी बात, 2024 को उनका वहां पे उस पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था, ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन कॉलेजियम का जो इंटरव्यू होता है वो 1-2 साल पहले से चालू होता है, और वहां पे हमको जो पता चला कि 60-70 लोगों का वहां पे इंटरव्यू हुआ था, उसमें से ये 3 नाम आगे आए हैं। अभी हम तो ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते, कोर्ट का जो भी सिस्टम होता है, शायद कॉलेजियम को ये मालूम नहीं होगा कि ये एक जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का कोई तो भी पक्ष से संबंध था, क्योंकि जनरली कॉलेजियम के जो लोग होते, सदस्य होते, वो डेफिनेटली देखते हैं कि किसने, कोई वकील ने कोई पक्ष की भूमिका कभी वहां पे ऑफिशियली मीडिया के सामने या कोर्ट में वहां पे प्रस्तुत की है, नहीं है। तो इसीलिए हमारी इच्छा है, हमारी विनती है आज की राजकीय परिस्थिति देखते हुए कि आरती साठे उनका जो नियुक्ति वहां पे किया जाने का प्रोसेस चालू है वो कैंसिल हो जाए। लेकिन पूर्व में भी कुछ बीजेपी की तरफ से कहा जाए, पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी के आदमी को न्यायालयीन प्रक्रिया में कि जज के तौर पे कॉलेजियम ने नियुक्त किया है। देखो, अगर आप देखो, इलेक्शन कमीशन जो पहले काम करता था 2014 के पहले, कोई भी उन पे ऑब्जेक्शन नहीं लेता था कि इलेक्शन कमीशन मैनेज होता है, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से एक ही पक्ष का विषय वहां पे पुश किया जाता है या एजेंडा पुश किया जाता है। लेकिन आज की अगर परिस्थिति देखो तो इलेक्शन कमीशन ये भाजपा का एक स्वायत्त संस्था है, फिर भी भाजपा का एक एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट है, ऐसे लोग अभी कहना चालू कर दिया। अभी ये परसेप्शन चेंज हो गया, मतलब इलेक्शन कमीशन पहले कैसे था, अभी कैसे है। अभी आज की राजनीति बहुत बदल गई है। लास्ट टाइम जब भी नियुक्ति वहां पे की गई थी तब अटल बिहारी वाजपेयी थे विरोध में, उन्होंने विरोध करना चाहिए था, उन्होंने विरोध नहीं किया होगा क्योंकि शायद व्यक्ति अच्छा है या व्यक्ति उस टाइम का राजनीति अलग था। लेकिन आज अभी हम इस चीज का विरोध करते क्योंकि आज की राजनीति बदल गई है। जिस तरीके से भाजपा और उनके नेता जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो स्वायत्त, जैसे ईडी स्वायत्त है या इलेक्शन कमीशन स्वायत्त है, वैसे जुडिशरी भी अगर आप देखो तो इट्स अ डिफरेंट एजेंसी, स्वायत्त है उसको। लेकिन फिर भी वहां पे अगर इस तरीके के निर्णय लिए जाते तो आगे जाके न्याय व्यवस्था में भी कोई तो भी राजकीय लोग अगर जाना चालू हो गए तो न्याय नहीं मिलेगा, ऐसे हम सबको डर लगता है। दूसरा सवाल यह है कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की है कि आप देश के अगर नागरिक हैं, आप एक अच्छे नागरिक हैं, तो आप इस तरीके से कैसे कह सकते हैं कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चली गई है चीन के पास, जिसको लेकर कल स्टेटमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, देखो, राहुल गांधी ने तो स्टेटमेंट दिया है, उनके पास अगर प्रूफ रहेंगे तो वो प्रूफ गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे देने चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और सुप्रीम कोर्ट अगर न्याय व्यवस्था अगर आप देखो, जब आर्ग्यूमेंट होता है और आर्ग्यूमेंट होते हुए समझो सरकार के माध्यम से जो भी पीआईएल जिसने की होगी उसने वहां पे उनकी बाजू वहां पे प्रस्तुत की होगी, लेकिन राहुल गांधी से जो बाजू माननी चाहिए थी वो की नहीं होगी, तो उसके कारण उन्होंने शायद वहां पे टिप्पणी दी होगी। अगर कुछ पुरावे है या प्रूफ है तो वो तो डेफिनेटली देने चाहिए। लेकिन अगर आप देखो तो जो भी एक फील आता है या जो चर्चा बहुत सारे लोग करते हैं उसमें डेफिनेटली चाइना ये टुवर्ड्स इंडिया बहुत हद तक वहां पे इंक्रोचमेंट उन्होंने की है, ये तो सबको वहां पे मालूम है, बहुत अग्रेसिव भी हुई है। देशभक्ति पे सवाल उठाया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस विषय पे चर्चा की उस विषय को लेते हुए वो टिप्पणी वहां पे की है, इसलिए मुझे लगता है कि वो पूरा केस हमको देखना पड़ेगा। जिस तरीके से आर्गुमेंट वहां पे हुआ था उस आर्गुमेंट के बेसिस पे उन्होंने
वहां पे वो टिप्पणी की है। इसलिए आर्गुमेंट क्या था और किसके बेसिस पे वहां पे टिप्पणी हुई थी वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। व्यक्तिगत तौर पे आपको लगता है उनकी देशभक्ति पे सवाल उठाया जाना चाहिए? देखो, आज अगर आप देखो तो वो किसानों की बात कर रहे हैं, आज अगर आप देखो वो लोकशाही की बात कर रहे हैं, आज अगर आप देखो तो वो समाज में जो कई डिवीजन वहां पे भाजपा के माध्यम से वहां पे किया जा रहा है उसके खिलाफ वो बोल रहे हैं। तो अगर एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया के हित के बारे में बोल रहा है और उसके बारे में अगर कोई सवाल उठाता है तो वो गलत चीज है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट एक आध निर्णय जब देती है या टिप्पणी करती है वो आर्गुमेंट के बेसिस पे होती है, वो उनके बैकग्राउंड चेक करने के बाद वगैरह टिप्पणी होती है। सिर्फ उन्होंने एक टिप्पणी की गई है, उस टिप्पणी के बेसिस पे कोई भी एक आध नेता का इंडिया की तरफ, भारत की तरफ उनका जो प्यार है उसका आप बैरोमीटर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा सवाल है कि कल फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर छगन भुजबल ने कल स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो आनंदचा शिधा जो दिया जाता था एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त शुरू हुआ, गणेशोत्सव हो या दिवाली दशहरे में दिया जाता था, अब वो नहीं दिया जा पाएगा क्योंकि पैसे सरकार के पास नहीं है। 45,000 रुपए करोड़ लगभग जो लाड़की बहन योजना में जा रहे हैं उसकी वजह यही है कि बाकी योजनाओं को जो लाभकारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, वो नहीं दिया जा सकेगा। सरकार इनकम बढ़ा रही, जब बढ़ेगा तो देंगे, लेकिन अभी स्थिति नहीं है वो आनंदचा शिधा देने के लिए। दो चीजें हैं, एक तो लाड़की बहन योजना का सचमुच इतना भार है, एक दूसरा एकनाथ शिंदे के समय में शुरू हुई जो योजनाएं हैं, क्या उन्हीं पे फिलहाल मौजूदा सरकार, देवेंद्र फडणवीस सरकार कहीं ना कहीं कैची लगा रही है? डेफिनेटली अगर आप देखो तो बहुत सारे ऐसे योजना थे जो एकनाथ शिंदे साहब ने वहां पे लाई थी जब वो मुख्यमंत्री थे। उसमें लाड़की बहन योजना है, आनंद का शिधा है, उसी के साथ अगर आप देखो वो धार्मिक जो लोकेशंस है, यात्रा, उसके लिए भी सरकार के माध्यम से बहुत बड़ा निधि दिया जाता था। लड़कियों का एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे योजना है जो उस वक्त उन्होंने चालू की थी, उसका फायदा इलेक्शन में डेफिनेटली वहां पे हुआ था। तो यहाँ पे दो चीज है, एक तो डेफिनेटली जहां पे एकनाथ शिंदे साहब का रेफरेंस है या एकनाथ शिंदे साहब ने एक आधी योजना अगर लाई होगी तो उसको तो ये सरकार बंद करते ही जा रही है। दूसरी बात, इन्होंने सिर्फ ये योजनाओं का इस्तेमाल राजनीति के लिए और इलेक्शन लड़ने के लिए वहां पे किया था। अभी इनको बहुमत मिला है, उनको ज्यादा आमदार वहां पे उनके चुन के आए, इसलिए अभी उनको इस योजना की जरूरत नहीं है। और जब वो कहते हैं कि जब आर्थिक परिस्थिति हमारी इंप्रूव हो जाएगी तब ये निर्णय हम लेंगे इसको कंटिन्यू करना या बढ़ाना, तो मैं आपको बता रहा हूँ 2029 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसके पहले ये सब योजना वापस वो अलग नाम से वहां पे लॉन्च करेंगे। मतलब इलेक्शन टू इलेक्शन काम करने वाले ये नेता है, ये लोगों के हित में काम करने वाले नेता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं छगन भुजबल हो या उसके पहले भी कई नेताओं ने लाड़की बहन योजना का हवाला देते हुए कहा है कि पैसे नहीं है सरकार के पास। अब छगन भुजबल जो वरिष्ठ नेता है वो कह रहे हैं कि पैसे फिलहाल इस योजना की वजह से तो नहीं है। देखो, अभी उनको जो उत्तर दिया जाता है उसी उत्तर को वो आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इस सरकार में बहुत बड़ी है। इस सरकार ने क्या किया, ये छोटी छोटी योजना बंद किए हैं या छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स या छोटे कॉन्ट्रैक्टर के जो ड्यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, 89,000 करोड़ तक गया। और दूसरी बाजू अगर आप देखो तो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि वो शक्ति मार्ग है जिसमें ऑलमोस्ट 30-40 हजार का करप्शन है, ऐसा हम सबका कहना है, ऐसे प्रोजेक्ट वो हाथ में लेते हैं। या पुणे रिंग रोड जो 14,000 का था अभी 42,000 करोड़ तक लेके गए। तो वहां पे पैसा एक हाथ बड़े कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से पैसा इजीली निकाला जा सकता है, वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स है वो वहां पे बंद किए जा रहे हैं। अगर आप देखो तो हमने जैसे ही इलेक्शन हुआ था तब बोला था कि धीरे धीरे ये योजना जो है लाड़की बहन ये सरकार बंद करेगी। शुरुआत में 24-25 लाख लोगों का नाम वहां पे कम किया जाएगा। अभी ऑलमोस्ट 24 लाख महिलाओं का नाम इस योजना से कम किया गया है। अभी जैसे ही ये लोकल बॉडी इलेक्शन हो जाएगा तो ये सरकार ये योजना बंद कर देगी। या जैसे ओबीसी पॉलिटिकल आरक्षण का मुद्दा था, भाजपा का एक कार्यकर्ता खुद इस पॉलिटिकल आरक्षण के विरोध में वहां पे कोर्ट में गया था, वहां पे जैसे वो अटकाया था, जैसे भुजबल साहब ने बोला था जब वो हमारे साथ थे, उसी तरीके से भाजपा का एक कार्यकर्ता या सोशल वर्कर कोई तो कोर्ट में जाएगा जब ये इलेक्शन हो जाएंगे लोकल बॉडी के, और कोर्ट के माध्यम से भी रुकाया जा सकता है। ऐसे भाजपा बहुत अलग तरीके से काम करने वाली पार्टी है, वो कोई भी हद तक जा सकते हैं। उनको सिर्फ इलेक्शन लड़ना और जीतना है, लोगों का हित उनके मन में नहीं है। एक आखिरी सवाल,
कल छगन भुजबल भी कह रहे थे और उसके पहले हसन मुशर्रफ ने कहा कि अजीत दादा मुख्यमंत्री हूँ, हम सबकी इच्छा है। लेकिन छगन भुजबल कहते हैं कि नंबर सभी तो नहीं है, पार्टी आगे बढ़ेगी तो स्थानीय निकाय चुनाव में अच्छे रिजल्ट आएंगे तो हमारा भी मुख्यमंत्री हो, दादा हो, हमारी सबकी इच्छा है। आपकी भी इच्छा है? नहीं, देखो मतलब ये थोड़ा सा बहुत अलग तरीके का स्टेटमेंट लगा। मुशर्रफ साहब ने थोड़े दिन पहले उन्होंने तो इनडायरेक्टली ऐसे बताया था कि उनको भी मुख्यमंत्री बनना है। मतलब मुशर्रफ साहब ने स्टेटमेंट देते हुए कि मैं मुख्यमंत्री जब बनूंगा तब, या अगर होता तो मैं ये निर्णय लेता। अभी आज वो कह रहे हैं कि अजीत दादा मुख्यमंत्री होने चाहिए। मतलब ये थोड़े से जो नेता है वो शायद कंफ्यूज्ड है, वो खुद के बारे में भी कंफ्यूज है, उनके नेता के बारे में भी कंफ्यूज है। लेकिन जब एक आध गलती हो जाता है तब नेता को खुश करने के लिए एक आध ऐसा स्टेटमेंट दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये प्रश्न पूछना है तो आप देवेंद्र फडणवीस साहब को, एकनाथ शिंदे साहब को ये प्रश्न पूछना चाहिए कि अजीत दादा को मुख्यमंत्री करना चाहिए कि नहीं है। क्योंकि दादा को जब तक इन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तब तक उनकी पार्टी ये अच्छे नंबर से चुन के नहीं आ सकती। क्योंकि अलग वो लड़ेंगे तो उनके एक भी आमदार शायद नहीं आ सकता, या शायद सिर्फ दादा ही आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा, ऐसी परिस्थिति है। इसीलिए एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब को ये प्रश्न करना चाहिए कि अजीत दादा को आप मुख्यमंत्री बनाओगे कि नहीं बनाओगे। धन्यवाद।